नमस्कार। पहाड़ की बात में इस बार रैनी गांव की व्यथा, ऋषिगंगा घाट की बदहाली और हाईकोर्ट के एक फैसले पर बात करेंगे। जैसा आपको सब लोगों को पता ही है कि फरवरी में 7 फरवरी को जो बाढ़ आई थी ऋषिगंगा में, जब रोहतक ग्लेशियर टूटा था, तो एक पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा प्रोजेक्ट वो तो बिल्कुल तबाह हो गया। बड़ा सा पुल था वहाँ, वो भी बह गया। उसके अलावा जो तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट थे वो भी आधा तो मतलब ज़्यादा बर्बाद हो गया। टनल में सब फंस गए थे, 200 से ज़्यादा लोग मरे। उनका अभी तक मुआवजे का बंटवारा नहीं हुआ उनको। उसके बाद फिर तबाही मची साहब, बिल्कुल सीमा के पास एक हिमखंड गिरा और उसने जो है वहाँ डीजीआर के जो मजदूरों का कैंप था उसको तबाह कर दिया। वहाँ भी कुछ लोग मर गए। फिर इस ऋषिगंगा जो है वो बड़ी गाद लेके आ रही है और बड़े वेग में आ रही है, और गुस्से में उसने रैनी गांव जो सड़क से काफ़ी ऊपर था, नदी के तल से काफ़ी ऊपर था, उसने ऋषिगंगा ने उस गांव की जड़ें उखाड़ दी। अब गांव दरकने लगा। गौरा देवी का गांव है जो इस उत्तराखंड में जो पर्यावरण की चेतना, बल्कि देश दुनिया में जो पर्यावरण की चेतना उसको जगाने वाली महिला, पहली महिला, चिपको आंदोलन की जनक उसी को कहते हैं, उनका गांव है। वो गांव दरक गया और उस गांव के लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब इन परियोजनाओं से हम तबाह हो रहे हैं। जब वो बन रहा था बांध, मतलब भी उन्होंने कहा धमाके मत करिए, ये धमाके हम उजाड़ देंगे, और वही हो गया। वो गांव उजड़ गया। तो गौरा देवी की मूर्ति जोशीमठ आ गई, उनका स्मारक खत्म, संग्रहालय खत्म, लोग एक प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। पुनर्वास की व्यवस्था सरकार की अपनी गति से चल रही है। कई वहाँ के स्थानीय लोग, गांव के प्रधान भगवान सिंह जी जो एक्स बीडीसी मेंबर थे, संग्राम सिंह जी, कांग्रेस के नेता कमल रतूड़ी जी, सती जी, अतुल सती जी, जो लंबे समय से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, और गौरा देवी जी का नाती सोहन सिंह, ये लोग हाईकोर्ट गए कि हुजूर हमको आप बचाइए, हमारी मांग है कि हमारा पुनर्वास किया जाए। हम सरकार पर खर्चा नहीं डालने को कह रहे हैं, आप इन कंपनी से वसूल लीजिए ना जिनने हम तबाही मचाई है। हम कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को ही साहब क्यों बन रहे हैं प्रोजेक्ट साहब? अभी भी जो आपने इनको क्लियरेंस दिलवाई है बैकडोर से, पता नहीं कैसे करके इनको कैसे इन्वायरमेंट और कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई, हमारे समझ में नहीं आया साहब। इसको रद्द करिए। जो लोग मरे हैं अभी तक, आपको अपने सड़क और पोत बनाने के लिए इन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, लेकिन उन लोगों को अब तक ढंग से अपने मुआवजा भी नहीं बांटा है। पहले वो काम तो निपटाइए महाराज। और इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करिए, ये जिन लोगों की वजह से तबाही मची है। कुछ इस तरह की बातें लेकर के हाईकोर्ट में ने एक जनहित याचिका दायर की, लेकिन साहब हाईकोर्ट का फैसला जो था वो 400 पेज की याचिका है साहब। उसमें रवि चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें जर्नलिस्ट की जो है 3 जर्नलिस्ट की रिपोर्ट अलग से लगी हुई है जो बता रहे कि ऋषिगंगा वैली जो है कितनी सेंसिटिव है और यहाँ पर बड़े निर्माण करना कितना खतरनाक है, वो भी उसमें लगी हुई है। पूरा ब्यौरा है कि साहब यहाँ कैसे तबाही मची है। लेकिन उत्तराखंड और भारत सरकार ने, एनटीपीसी ने अदालत में बड़ा मोर्चा बनाया। यूनियन ऑफ इंडिया से एडिशनल सोलिसिटर जनरल सब्रियाल साहब आते हैं, 4 भारी भरकम वकीलों का पैनल उतरता है मैदान में। उधर से एक वकील थे जोशी जी, और उनका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का बनता है कि जज साहब पहली सुनवाई में फैसला सुनाते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि वो फलां जगह के रहने वाले हैं, यानी कि उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर रहा है, जबकि उन्होंने एफिडेविट दिया है
अपने सारे सबूत दिए हैं, आधार कार्ड दिया है कि साहब यहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं, हम समाज सेवक हैं। तो ये लोग जो अपने को यहाँ रहने का और यहाँ का बता रहे हैं, ये लोग अपने आप को सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन किसी पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि कैसे सामाजिक कार्य करता है। एक और टिप्पणी है कि साहब ये लोग लगता है कि किसी अननोन एंटिटी के हाथ के कठपुतलियां हैं और ये जबरन ये काम खा का पंगा कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों पर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाकर इनको 50,000 का जुर्माना लगाते हैं और इस याचिका को हम तुरंत खारिज करते हैं। साहब उस रिपोर्ट में जिन लोगों ने इस क्षेत्र को पढ़ा है, हिमालय को समझा है, उनकी रिपोर्ट है। जियोलॉजिस्ट जिन लोगों ने अपना इतने कई साल लगाए इस हिमालय के अध्ययन में, उनकी रिपोर्ट है। वो यहाँ की सेंसिटिविटी बता रहे हैं। जो वकील साहिबान का जो प्रेजेंटेशन था वो इतना भ्रामक था कि माननीय न्यायाधीश जो है उसको उसी को सच समझ बैठे और ये अजीब सा फैसला हो गया। जाहिर सी बात है ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। पहले भी जब ये वादों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तब भी जो वहीं जाना पड़ा, वहीं से राहत मिली थी। वो अलग बात है कि बाद में फिर लीवापोती कर दी गई थी। तो तब ये कुल कहानी है। और ये बांध कैसे बन रहे हैं ये भी अपने आप में सवाल। भाई ये आपने 2007 में ये विष्णुघाट तपोवन प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसको 2011 में होना था, नहीं बना था। ठीक है साहब, कुछ तथाकथित पर्यावरण जिनको कहा जा रहा है, हमारे ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं, जो ऊर्जा प्रदेश के विरोधी हैं, उनको दोष दीजिए, उनकी वजह से लटका। लेकिन फिर वो तो आपने क्लियरेंस ले ली, आपने अब तक नहीं बना। 2021 हो गई है, अब बता रहे हैं कि साहब वो 2024 तक शायद बन जाएगा। मोटा मोटी ये निकल रहा है कि वहाँ जो बिजली बनेगी वो करीब 16.5 रुपये पर यूनिट की बिजली होगी। साहब किसके मत्थे पड़ेगी वो बिजली? तो बहुता के मत्थे पड़ेगी साहब, लोग भुगतेंगे उसको, जुर्माना जैसा होगा। ऐसी तो साहब आप बिजली बना रहे हैं। आपने जब उस टनल खोदी उसके लिए, तो पता नहीं कौन वो जियोलॉजिस्ट इतने काबिल थे कि जिन्होंने बताया कि आप जो है वहाँ से लाइए जोशीमठ के नीचे पहाड़ी, उसको छेद करके टनल निकाल लीजिए आगे वगैरह। वो इतना सेंसिटिव पहाड़ है, मोरैन पे बना हुआ पहाड़ है। उस पहाड़ को आपने खोदा, आपने वो पहाड़ खोदने वाली मशीन डाली अंदर, टनल बिल्डिंग मशीन, और वो जब कुछ मीटर आगे गई तो अचानक से पानी का फव्वारा छूटा। और पानी भी ऐसा नहीं, 600 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी निकला वहां से। उसकी गति थोड़ा कम हुई, 2009 से वो अब तक बह रहा है। और अभी बताया जा रहा है कि करीब 200 लीटर पर सेकंड पानी वहां से निकल रहा है। यानी कि धरती के अंदर जो जल संचित था, जिससे आसपास के लोगों को पानी मिलना था, वो आपने खत्म कर दिया। ऐसा सर्वे करके तो आप बांध बना रहे हैं। ये तो लोगों की जो पीड़ा है वो यही थी, इन लोगों की जो आज अपनी आइडेंटिटी के लिए भी परेशान है कि हम कौन हैं। उन लोगों की पीड़ा यही थी। लेकिन उनको अजीब सा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ एंटी नेशनल जैसे लोग हो गए हैं, जो अननोन शक्तियां हैं। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया कि वो अननोन ताकतें कौन हैं जिनके हाथों के पपेट्स हैं। लेकिन हो सकता है इशारा उन पर्यावरणविदों की तरफ हो जो इनको ये सारी डिटेल्स दे रहे हैं, उन जियोलॉजिस्ट की तरफ हो जो इनको बताते हैं कि तुम जिनकी रिपोर्ट्स इनके पास हैं। जिन पैरोकारों ने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया माननीय हाईकोर्ट के सामने, उनसे सवाल तो बनता है कि भाई साहब ये आप समझते हैं हिमालय को, आप इनकी पीड़ा को समझते हैं? आप रैणी गांव गए हैं, देखिए आपने वहां की तबाही, वहां के लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं। उस महिला की कहानी सुनी है जो उस गाद में फंसे अपने बच्चे के लिए खुद खोदने निकल पड़ी थी। उन लोगों को देखा है जो अपने हाथ पाँव, बच्चे किसी का कोई पैर को हाथ लेके यहाँ से गए, नहीं देखा। ये धाती खत्म हो रही है। रैणी गांव जो है पूरे विश्व की धरोहर है वो गांव,
जहाँ गौरा देवी पैदा हुई, और वो गांव खत्म हो रहा है। तो इस पीड़ा के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस लड़ाई को जो आगे बढ़ाने वाले जो सबसे अहम किरदार है इस लड़ाई में, वो हैं अतुल सती जी। पहले अतुल सती जी से ही जान लेते हैं कि क्या है उनकी लड़ाई संक्षेप में। ऋणी गांव के विस्थापन का सवाल था, लोगों के मुआवजे का सवाल था। इन सब पर जब हमने देखा 4-5 महीनों में सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत हील हवाली हमने जो सवाल उठाए उनका कोई जवाब नहीं मिला, तब हम लोगों ने तय किया कि हम उच्च न्यायालय में जाकर के विवाद दायर करेंगे और इन सब सवालों पर, वो ऋणी गांव का विस्थापन हो, वो जो परियोजनाओं की जो स्वीकृति का सवाल हो, और जो बाकी जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनको लेकर के एक जनहित याचिका करेंगे और उच्च न्यायालय में जो हमारे जो सवाल हैं इनको रखेंगे। इसी को लेकर के हम उच्च न्यायालय गए और हमने इसके बाद तो जो उच्च न्यायालय में हुआ है वह सब कुछ आपके सामने है कि उच्च न्यायालय ने जो 7 बिंदु हम लोगों ने उठाए या जो हमने कहा उन पर तो कोई बात नहीं हुई। 450 पेज की हमारी जो पिटीशन है उस पर कोई बात नहीं हुई। उसके बजाय जो है हमारे पहचान पर, हमारे कामकाज पर सवाल उठा करके और ये कह करके कि हम लोग तो किसी अदृश्य हाथ के हाथों की कठपुतली हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, इस तरह के इल्जाम के साथ और एक ये 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये का हम 5 लोगों पर फाइन लगा करके और ये याचिका रद्द कर दी गई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब हम लोगों ने तय किया है कि इस फैसले के खिलाफ, जो न्यायालय का बहुत ही खराब, बहुत ही जन विरोधी किस्म का फैसला है, इसके खिलाफ हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि अब तो जो हमारे सामने और भी तथ्य आए हैं, उन नए तथ्यों की रोशनी में तो हमें लगता है कि ये केवल हमारी याचिका के रद्द होने का मामला नहीं है, बल्कि ये तो न्यायालय को गुमराह करने के भी सवाल है कि जिस तरह से न्यायालय को गुमराह किया गया वह भी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग इन संवैधानिक संस्थाओं का अपमान भी है। और ये संग्राम सिंह जी हैं साहब, एक्स बीडीसी मेंबर, इनकी पीड़ा भी समझ लीजिए। और इस जब स्थानीय शासन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो हम लोगों को मजबूरन माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल जाना पड़ा और नैनीताल में जो याचिका हम लोगों ने दायर की, उस याचिका में जो सुनवाई हुई, माननीय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई से हम आहत हुए हैं। एक तरफ हम लोगों को, ऋणी के लोगों को 7 फरवरी के आपदा ने मारा और आपदा के मारने के बाद जो है कि हम माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय ने भी हम लोगों को जो है कि गरीब लोगों को अर्थदंड लगा करके हम लोगों को प्रभावित किए, गरीब लोगों को। और जो है कि हम माननीय उच्च न्यायालय का मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो है कि हमारे दिल में और हमारे मान सम्मान में बड़ा ठेस पहुँचा हुआ है। दरअसल ये प्रकरण कुदरत की रक्षा के लिए लड़ रहे हिमालय पुत्रों और हमारी विकासवादी सरकार के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी 4 धाम प्रकरण में आपने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी के जिम्मेदार मेंबर्स को, जिम्मेदार सदस्यों को अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ा। पता नहीं ये लोग क्यों हिमालय दिवस मनाते हैं और कितनी से नौटंकियां करते हैं। कानून आपके ठेंगे पर, कानून आप बनाते हैं और उन्हीं कानून को ठेंगे पर खुद रखते हैं और अजीब अजीब पैरवी करते हैं। अभी जो लोग लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर, मैं तो उनको सलाम करना चाहूँगा और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कम से कम आपके दरबार में न्याय हो। पहले भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ये लोग बहुत ताकतवर हैं जिनके खिलाफ ये हिमालय के बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे हार मान के बैठा तो नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही, आगे फिर करते रहेंगे हम पहाड़ की बात। धन्यवाद।